हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सूर्यकांत चतुर्वेदी वाहिश्री आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक को लेकर चल रहे थे उस टॉपिक का नाम था मौर्य काल। और मौर्य काल के अंदर हमने जो पढ़ा था वो अशोक के बारे में पढ़ा था, अशोक के साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में मौर्य काल के अंदर अगर देखा जाए चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर और लास्ट अंतिम शासक तक के बारे में पढ़ा, जिसमें अशोक के बारे में हमने विशेष तौर से पढ़ा था। जैसा कि आपको मालूम है कि मौर्य काल के बाद में जो एक नया समय जो निकल के आता है उसको कहा जाता है मौर्योत्तर काल। क्या कहा जाता है? मौर्योत्तर काल। क्या कहा जाता है बेटा? मौर्योत्तर काल कहा जाता है। इस मौर्योत्तर काल के बारे में आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, मौर्योत्तर काल के अंदर अगर बात की जाए तो सबसे पहले बात आएगी कि अगर देखा जाए तो मौर्योत्तर काल क्या है। मौर्यों के बाद का जो काल है वो क्या कहलाता है? मौर्योत्तर काल कहलाता है। मौर्योत्तर काल के अंदर सबसे पहला जो वंश आता है वो आता है शुंग वंश। कौन सा वंश आता है बेटा? शुंग वंश। शुंग वंश के बारे में पढ़ रहे हैं मौर्योत्तर काल के अंदर, शुंग वंश के बारे में देख रहे हैं। तो इसके अंदर मैं बताना चाहूंगा कि शुंग वंश की जानकारी के लिए जो हमको जो महत्वपूर्ण पुस्तक है जिनसे हमको शुंग वंश की जानकारी प्राप्त होती है उनमें गार्गी संहिता, पहली पुस्तक का नाम क्या है बेटा? गार्गी संहिता। इस गार्गी संहिता से भी हमको मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। शुंग वंश के इतिहास के बारे में जानकारी के लिए अगर हमको शुंग वंश के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, क्या प्राप्त करनी है? शुंग वंश के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। क्या प्राप्त करनी है बेटा? जानकारी प्राप्त करनी है। तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों के अंतर्गत अगर बात की जाए तो सबसे पहला आता है गार्गी संहिता, जिससे हमको शुंग वंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। शुंग वंश के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो पहला कौन सा बेटा? गार्गी संहिता। गार्गी संहिता के बाद आता है हमारा महाभाष्य। उसके बाद आता है आपका दिव्यावदान। ठीक है, दिव्यावदान बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। दिव्यावदान आता है। दिव्यावदान के बाद में अगर बात की जाए मालविका अग्निमित्रम और हर्षचरित्र। मालविका हर्षचरित्र, देखिए ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिनसे हमको उसके काल के इतिहास के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। इन ग्रंथों के अंदर अगर बात की जाए तो सबसे पहला आ जाता है आपका गार्गी संहिता, दूसरा आता है महाभाष्य, तीसरा आता है दिव्यावदान, नेक्स्ट आता है आपका मालविका अग्निमित्र और हर्षचरित्र, जिससे हमको शुंग वंश के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है बेटा? शुंग वंश के इतिहास के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, जिससे हमको शुंग वंश के इतिहास की जो जानकारी है उनके बारे में हमको पता चलता है कि शुंग वंश के बारे में। इसके अलावा देखा जाए अयोध्या और विदिशा से प्राप्त अभिलेख। कहां से? अयोध्या और विदिशा से प्राप्त अभिलेख। इसके बाद में अगर बात की जाए तो कौन से हैं? अयोध्या और विदिशा, दोनों से जो प्राप्त हमको जो अभिलेख हो रहे हैं उनसे भी हमको किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? शुंग वंश के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। विदिशा है प्राप्त अभिलेख। उसके बाद में तथा कौशाम्बी, अयोध्या, मथुरा से प्राप्त सिक्के। अब हमको जो सिक्के प्राप्त है तो अभिलेख प्राप्त हो गए, और सिक्के जो प्राप्त हो रहे हैं वो कहां से प्राप्त हो रहे हैं? कौशाम्बी, मथुरा और अयोध्या। कहां से प्राप्त हो रहे बेटा? कौशाम्बी है, मथुरा है और अयोध्या। इनसे भी हमको क्या प्राप्त हो रहे हैं? अभिलेख प्राप्त हो रहे हैं। क्या प्राप्त हो रहे हैं बेटा? अभिलेख प्राप्त हो रहे हैं। इन अभिलेख
के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। कौन से काल विशेष के बारे में जानकारी प्राप्त होती है बेटा? हमको जो काल विशेष है वो है सोमवंश, इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। पहला आता है सोमवंश के बारे में अगर इतिहास की जानकारी के स्रोत में अगर बात की जाए तो पहला आता है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता क्या है? गार्गी संहिता, महाभाष्य, दिव्यावधान, मालविका अग्निमित्र, हर्षचरित्र, ये हमारे कुछ साहित्य स्रोत है जिनसे हमको जानकारी सोमवंश के बारे में प्राप्त होती है। अयोध्या और विदिशा से प्राप्त जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनसे भी सोमवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सिक्के, कौशाम्बी और मद्रास और अयोध्या से जो प्राप्त हुए सिक्के उनसे भी हमको इस काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पुष्यमित्र शुंग के बारे में बात की जाए तो पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक, ठीक है, अंतिम जो मौर्य शासक था, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त, अंतिम मौर्य शासक जिसका नाम हमको क्या प्राप्त होता है? बृहदत्त प्राप्त होता है। बृहदत्त की हत्या करने के पश्चात, किसकी हत्या करने के पश्चात में? बृहदत्त की हत्या करने के पश्चात में उसने जो शुंग वंश की नींव डाली थी। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या की, इसने की है पुष्यमित्र शुंग ने। किसके द्वारा की गई? अंतिम मौर्य जो शासक था बृहदत्त, इसकी जो हत्या है वो किसके द्वारा की गई थी? अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की जो हत्या है वो किसके द्वारा की गई थी? पुष्यमित्र के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई बेटा? पुष्यमित्र के द्वारा अंतिम मौर्य जो शासक है बृहदत्त, उसकी क्या कर दी गई बेटा? हत्या कर दी गई। क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। जब इसकी हत्या कर दी गई तो अंतिम मौर्य जो शासक था, अगर देखा जाए तो मौर्य काल के अंदर अंतिम जो मौर्य काल का जो समय चल रहा था, इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो शासन व्यवस्था बिल्कुल भी बिगड़ चुकी थी। ऐसी स्थिति में मौर्यों का जो सेनापति था पुष्यमित्र, उसने उसका फायदा उठाया और फायदा उठाने के पश्चात में उसने अंतिम जो मौर्य शासक है, अंतिम मौर्य शासक जो बृहदत्त है उसकी उसने क्या कर दी है? हत्या कर दी है। और हत्या करने के पश्चात में किसमें बैठ गया है? सिंहासन को पर अधिकार कर लिया है। किस पर अधिकार कर लिया है बेटा? सिंहासन पर अधिकार कर लिया है। ठीक है, अब ये कौन था? पुष्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्य के अंदर बृहदत्त का क्या था? सेनापति था। कौन था बेटा? सेनापति था। इसने क्या किया कि अंतिम जो मौर्य शासक है बृहदत्त, इसकी हत्या की। हत्या करके इसने अपनी गद्दी पर इसमें कब्जा कर लिया सिंहासन पर और एक नवीन वंश की नींव डाली, जिस नवीन वंश को किस नाम से जाना जाता है? शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विदिशा जो थी, कौन सी बेटा? विदिशा। ठीक है, ये शुंग वंश की राजधानी थी। विदिशा जो है वो किस वंश की राजधानी है? शुंग वंश की राजधानी है विदिशा। इसके पश्चात में अगर बात की जाए पाटलिपुत्र, अयोध्या और जलंधर इसके महत्वपूर्ण नगर थे। पुष्यमित्र शुंग ने इसने सेनानी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? सेनानी की उपाधि। किसकी उपाधि धारण की है बेटा? सेनानी की उपाधि धारण की है। किसने? पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि धारण की है। उसके पश्चात में अगर बात की जाए तो सेनानी की उपाधि धारण करने के पश्चात धनदेव के अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ किए। इसके बारे में पता चलता है कि इसने अपने शासनकाल में, किसने? पुष्यमित्र ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ किए। कितने यज्ञ किए थे बेटा? 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन इसके शासनकाल में किया है। ठीक है, इसके पुरोहित थे। दिव्यावधान एवं मंजूश्री मूलतत्व से पुष्यमित्र शुंग को भोटों का हत्यारा तथा महत्व तथा व्यापक का नष्ट करने वाला था। लेकिन उस
ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का हत्यारा कहा गया है तथा मठों का विनाश करने वाला कहा गया है। इसको मठों और विहारों का विनाश करने वाला कहा गया है। इसमें कहा गया है अनेक ग्रंथ कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं उनके अंदर कहा गया है। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण राज्य को स्थापित करना चाहता था। दूसरी चीज आगे देखा जाए तो देखा जाता है स्थापत्य के क्षेत्र में इस काल में भरूच तथा सांची के अंदर स्तूपों में बने जंगली तथा रेली की लकड़ियों पर स्थानों पर पत्थर लगवाए गए। देखिए इस काल में स्तूपों में अगर देखा जाए सांची और भरूच कौन सा है, सांची और भरूच, सांची और भरूच, इन दोनों स्थानों पर अगर बात की जाए तो जंगले सांची और भरूच में जो जंगले लगे हुए थे, लकड़ी के जंगले जो लगे हुए थे, उन लकड़ी के जंगलों की जगह पर पत्थर लकड़ी और लकड़ी की जो रेली लगी हुई थी उसकी जगह पर इनके द्वारा पत्थर की का उपयोग किया गया, पत्थर की रेली को लगवाया गया। इसके पश्चात की अगर बात की जाए पुष्यमित्र शुंग के पश्चात इसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। पुष्यमित्र शुंग के पश्चात इसका कौन बना, पुत्र, और पुत्र का नाम क्या था, अग्निमित्र। कौन शासक बना, अग्निमित्र शासक बना। पुष्यमित्र शुंग के बाद में अग्निमित्र शासक बना है। अग्निमित्र ने इसके बारे में हमको जो जानकारी जो प्राप्त होती है कालिदास का सुप्रसिद्ध ग्रंथ मानव का अग्निमित्रम से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, कालिदास के ग्रंथ मानव का अग्निमित्र मानव का अग्निमित्र से हमको पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी प्राप्त, अग्निमित्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के पश्चात इसका जो पुत्र है अग्निमित्र क्या बना था, शासक बना था। इसके बारे में हमको जानकारी है कालिदास के ग्रंथ मानव का अग्निमित्र से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, कालिदास का जो ग्रंथ है जिसका नाम है मानव का अग्निमित्र, इससे हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बारे में अग्निमित्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है क्योंकि इस ग्रंथ का जो मुख्य नायक था, इस ग्रंथ का मुख्य जो नायक था वो नायक कौन है, अग्निमित्र है। ठीक है, इस ग्रंथ का जो मुख्य नायक है वो कौन है, अग्निमित्र है। इसलिए हमको इसके बारे में जानकारी जो प्राप्त होती है वो अग्निमित्र से हमको प्राप्त होती है। दूसरी चीज के बारे में बात की जाए, शुंग शासक भागभद्र के दरबार में एक राजपूत हेलीडोटस रहता था। कौन रहता था, हेलीडोटस। देखिए हेलीडोटस शुंग जो शासक है भागभद्र, शुंग शासक का नाम क्या है, भागभद्र। भागभद्र के दरबार के अंदर हेलीडोटस नाम क्या है इसका, हेलियोडोरस, डोरस। इसके दरबार में रहता था, इसके दरबार में रहता था, भागवत के दरबार में रहता था, जिसने भागवत धर्म से प्रभावित होकर वैश्य नगर में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ ध्वज की स्थापना की। जिसने भागवत धर्म से प्रभावित होकर वैश्य नगर के अंदर गरुड़ ध्वज की स्थापना इसके द्वारा की गई। तो बेटा ये था हमारा कौन सा था, शुंग वंश, जिसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। एक बार वास देख लीजिए, शुंग वंश अंदर जो मौर्य शासक था भरत, उसकी हत्या कर यह इसने पुष्यमित्र शुंग जो उसका सेनापति था वह सिंहासन पर बैठा और एक नवीन वंश की मिल डाली जो कौन सा वंश है, शुंग वंश। इतिहास की जानकारी के स्रोत में गार्गी संहिता है, महाभाष्य और अन्य जो ग्रंथ है उनसे दिव्यावतार, इनसे भी हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद में हमारा दूसरा वंश आता है कर्म वंश।
कण्व वंश। कण्व वंश के बारे में बात की जाए, वासुदेव के ने अंतिम शुंग शासक देवभूमि की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना की। अब देखिए ये शासक का वासुदेव, ठीक है, कण्व वंश का की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? वासुदेव ने की थी, ठीक है। इस वासुदेव ने अंतिम जो शासक है देवभूमि की हत्या कर दी, क्योंकि शुंग वंश का जो अंतिम शासक था, शुंग वंश का अंतिम शासक, उसका नाम मिलता है देवभूमि, ठीक है, इसकी हत्या कर दी, ठीक है। वासुदेव ने एक नवीन वंश की नींव डाली थी, वो कौन सा था? कण्व वंश, ठीक है। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूमि की हत्या कर, वासुदेव ने कण्व वंश की नींव डाली। कौन से वंश की नींव डाली? कण्व वंश की। इस वंश में केवल 4 शासक हुए हैं। कितने शासक हुए इस वंश में? कण्व वंश में 4 शासक हुए हैं। 4 शासक हुए कण्व वंश के अंदर। इन 4 शासकों के अंदर अगर नाम देखा जाए, वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा, ठीक है। ध्यान रखिए कौन कौन से हुए? वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा, ये 4 जो है ये इस वंश के अंदर शासक हुए। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूमि, इसकी हत्या किसने की? वासुदेव ने की, और एक नवीन वंश की नींव डाली, इसका नाम है कण्व वंश, ठीक है। अब देखिए इस वंश में 4 शासक हुए, इनमें वासुदेव है, भूमिमित्र है, नारायण और सुशर्मा है, ठीक है। 4 शासक हुए जिनके बारे में बात आपको मैंने बताई, जिन्होंने चारों ने कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 43 वर्ष तक शासन किया है। कितने वर्ष शासन किया बेटा? 43 वर्ष शासन किया है चारों ने कुल मिलाकर, और 43 वर्ष शासन करने के बाद अंतिम शासक सुशर्मा को विस्थापित कर आंध्रों के सातवाहन वंश की स्थापना की। वो अंतिम जो शासक था इसको क्या है? पद से हटाकर आंध्र, अभी पढ़ेंगे इनके बारे में कल, आंध्र यानी कि आंध्र कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं सातवाहनों ने, सातवाहनों ने, आंध्र कह सकते हैं या फिर हम क्या कह सकते हैं? सातवाहनों ने एक नवीन वंश, सातवाहनों ने इसको स्थापित करके एक नवीन वंश की स्थापना हुई, वो कौन था? सातवाहन वंश था, ठीक है। आंध्रों ने एक नवीन वंश की स्थापना की, इसका नाम सातवाहन था या सातवाहन वंश की स्थापना हुई। कौन से वंश की स्थापना हुई? सातवाहन वंश की स्थापना हुई। इसके बारे में, सातवाहन वंश के बारे में कल हम नए टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, नए वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज जो था मौर्योत्तर काल के अंदर 2 वंशों के बारे में पढ़ा हमने, वो कौन सा था? पहला पुष्यमित्र, पहला शुंग वंश और दूसरा था कण्व वंश। बेटा ऐसे ही आप जुड़े रहिए, आप पढ़ें स्टेप बाय स्टेप, कंटिन्यू आप जुड़े रहिए, आपको फायदा भी मिलेगा। आज के लिए बस